नमस्कार जोहार दोस्तों, एसपी हिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत हो। मैं आपका एडुकेटर सुनील पंडित लेकर आया हूँ सिविक यानी नागरिक शास्त्र का एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट जो सहायक आचार्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 6 होगा जो लगातार मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस सेट 6 का। शुरू करता हूँ, क्वेश्चन देखता हूँ क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। कहता कि किनका कथन है कि व्यक्ति चाहे कितना ऊंचा हो, कानून उसके ऊपर है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है। J.S. मिल्स का है, A.V. डाइसी का है, सर एडवर्ड कॉक का है या मार्गरेट थेचर का है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये सर एडवर्ड कॉक का कथन है। सर एडवर्ड कॉक का कहना है कि मनुष्य कितना भी ऊंचा क्यों न हो जाए, कानून के ऊपर नहीं हो सकता है। ये कथन है आपका सर एडवर्ड कॉक का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। कहता कि प्लेटो ने अपने किस पुस्तक में न्याय संबंधी अवधारणाओं की व्याख्या की है? तो ये प्लेटो का पुस्तक पहले देख लेते हैं। इसमें से कौन सा पुस्तक है? नंबर ए में है पॉलिटिक्स, नंबर बी में है द प्रिंस, सी में है सोशल कॉन्ट्रैक्ट और डी में है द रिपब्लिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका प्लेटो का जो बुक है वह द रिपब्लिक में न्याय संबंधी अवधारणाओं का वर्णन या व्याख्या किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कहता है किस सिद्धांत के अनुसार वर्गहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकते हैं? तो यहाँ जो आप देख पा रहे होंगे, एक में है उदारवादी सिद्धांत, बी में है लोकतांत्रिक समाजवादी सिद्धांत, सी में है मार्क्सवादी और डी में है फसादी। वर्ग विहीन समाज की न्याय उपलब्ध हो सकता है। तो ये आपका वर्ग विहीन की बात किसमें होता है? तो होता है मार्क्सवादी में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। किसने कहा कि किसी राज्य की पहचान वहाँ के अधिकारों की व्यवस्थाओं से की जा सकती है? एक इनका कथन है कि अगर किसी राज्य की अगर पहचान कराते हैं तो वहाँ की उनकी अधिकारों की व्यवस्था से होना चाहिए। ये कथन आपका किसका है? नंबर ये थॉमस हॉब्स का है, लॉस्की का है, रूसो का है, जॉन लॉक का है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉस्की का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में। इनमें कौन जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति से संबंधित 3 अधिकारों को प्राकृतिक अधिकार के रूप में माना? मतलब ये जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का जो अधिकार है वह प्राकृतिक अधिकार है। ये कथन किसका है? R.M. मैकावर का है, जॉन लॉक का है, थॉमस हॉब्स का है, T.H. ग्रीन का है। तो यहाँ इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो आप देख पा रहे होंगे बी इसका सही जवाब हो जाएगा जॉन लॉक का। किसका है? जॉन लॉक का है। निम्नलिखित में से कौन परंपरागत राजनीतिक विचारक है? तो प्लेटो, अरस्तु, रूसो, ये सभी जो है आपका परंपरागत राजनीतिक विचारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैकियावेली जो है कहाँ के निवासी थे? तो मैकियावेली कहाँ के निवासी थे? इटली के, यूनान के, रोम के, चीन के। तो ये मैकियावेली जो थे वह इटली के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता कि व्यवहारवाद संबंधित है। व्यवहारवाद किससे संबंधित है? मूल्य से संबंधित है, व्यक्तिपरक से संबंधित है, नैतिकता से है या इनमें से सभी है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है इनमें से कोई नहीं। वो नैतिक व्यवहारवाद जो है, अभी देखिए, मूल्य और तथ्य पर जोर देता है, इसलिए इसमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में।
कहता है क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, व्यवहारवाद जोर देता है, किस पर जोर देता है व्यवहारवाद, मूल्य पर जोर देता है, तथ्य पर जोर देता है, ये भी दोनों पर जोर देता है, इसमें किसी पर जोर नहीं देता है। तो व्यवहारवाद जोर देता है तथ्य पर, है ना, क्या देता है, तथ्य पर जोर देता है, इसलिए इसका क्वेश्चन जो है सही सम है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कहता है व्यवहारवादी राजनीतिक विज्ञान के किस चरण से संबंधित है। ये जो व्यवहारवादी राजनीतिक विज्ञान है किस चरण से संबंधित है, तो परंपरागत से, आधुनिकवाद से, या फिर मध्यवाद से, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका आधुनिकवाद, व्यवहारवाद जो है वो आधुनिकवाद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कहता है स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो स्वतंत्रता का अधिकार जो वर्णन है वह संविधान के किस अनुच्छेद में है, ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद आपका 19 से लेकर 22 में, 19 से लेकर 22 में आपका स्वतंत्रता का वर्णन है। और समानता उसके बाद स्वतंत्रता, तो समानता का वर्णन पूछे तो ये 14 से 18 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11, ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, कहता कि अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है ना, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है, भारत के निवासियों को, भारत में पैदा हुए सभी व्यक्तियों को, केवल भारतीय नागरिकों को, उपरोक्त में सभी। यहाँ जो देख पा रहे हैं आप ऑप्शन नंबर सी वो सही हो जाएगा कि केवल भारत के नागरिकों को ये स्वतंत्रता प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 30 यानी 13, ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या हो जाएगा देख पा रहे होंगे, जैसे कहता कि राजनीतिक सत्ता के प्रयोग के लिए नागरिकों को कौन कौन सा अधिकार प्रदान किया जाता है। राजनीतिक सत्ता के लिए, तो राजनीतिक सत्ता में मतदान का अधिकार प्रदान किया जाता है, चुनाव लड़ने का अधिकार प्रदान किया जाता है, सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार प्रदान किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाता है उपरोक्त में सभी, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है प्रजातंत्र के गुण में कौन सा गलत है, लोकहितकारी शासन, देशभक्त का स्रोत, आर्थिक समानता का पर आधारित, या फिर समानता या स्वतंत्रता पर आधारित। तो यहाँ आप जो देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर सी ये आपका गलत है। आर्थिक समानता पर आधारित थोड़ा होता है, ये आर्थिक समानता पर आधारित नहीं हो सकता, इसलिए ये सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, कहता कि प्रजातंत्र की आलोचना किसने नहीं की है, ब्राइस है, क्लाइव है, लेकी है, या सर हेनरी मेंस। ये किसने प्रजातंत्र की आलोचना नहीं की है, तो प्रजातंत्र की आलोचना की बात होता है तो यहाँ जो है ब्राइस ने नहीं की है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ये ब्राइस जो है इन्होंने प्रजातंत्र की आलोचना नहीं की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रजातंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक नहीं है, जनमत निर्माण की स्वतंत्रता का साधन, पेशेवर राजनीतिज्ञ, स्वतंत्र न्यायपालिका, शिक्षित जनता। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा, पेशेवर राजनीतिज्ञ की क्या जरूरत नहीं होता है जनमत निर्माण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि आधुनिकवादी राज्य में किस प्रकार की दलीय प्रणाली होती है। यहाँ क्या हो जाएगा, बहुदलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली, एकदलीय प्रणाली, इनमें से कोई नहीं है। अधिनायकवादी में, अधिनायकवादी है
तो अधिनायकवादी राज्य में किस तरह का होता था? तो इसमें सीधी सा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक दलीय प्रणाली, मतलब एक ही दल का शासन यहाँ होता था, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक दलीय पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य राजनीतिक दल के निर्माण में संबंधित नहीं है? राजनीतिक दल निर्माण के लिए कौन सा तथ्य जो है संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए में है सामान्य धर्म एवं सामान्य जाति, लोगों का गठन, सामान्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय हित के लिए प्रतिष्ठित। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 18 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कि सामान्य धर्म, समान धर्म और समान जाति होना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जैसे देख पा रहे होंगे, कहता कि आधुनिक युग में राजनीतिक दल का हृदय किस देश में हुआ है? आधुनिक युग में राजनीतिक दल का उदय क्या है? आधुनिक दल का जो उदय है वह किस देश में हुआ है? तो बोलता है भारत में, ब्रिटेन में, अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में। तो ये आधुनिक दल का उदय कहाँ हुआ था? तो हुआ था ये ब्रिटेन में। कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जैसे का यहाँ देख पा रहे हैं, इंग्लैंड में राजनीतिक दल का उदय माना जाता है। इंग्लैंड में कौन सा युद्ध हुआ था जिससे राजनीतिक दल का उदय हुआ? तो यहाँ है गुलाबों का युद्ध है, गौरवपूर्ण क्रांति है, अर्थ आंदोलन है और औद्योगिक क्रांति है। तो यहाँ जो गुलाबों का युद्ध है ना, ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड में गुलाबों के युद्ध के साथ ही राजनीतिक दल का उदय माना जाता है। 21 क्वेश्चन है कि बहुदलीय पद्धति के दोष में कौन सही है? यहाँ बहुदलीय सरकार को बदलने की शीघ्र योजना नहीं हो पाती, परिणाम यह होता है कि विकास अधूरा रह जाता है। ये तो दोष है ही है ना। यहाँ दोष कौन कौन सा सही है? तो एक दोष तो आपको मिल गया। दूसरा दोष देखते हैं कि इन सरकारों में शीघ्र परिवर्तन होने के कारण नीतियों की अनिश्चितता होती है, ये भी है। बहुदलीय पद्धति में शासन संबंधी क्षमता कम हो जाती है क्योंकि मंत्रिमंडल शीघ्र बदलते रहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 22, ये रहा क्वेश्चन नंबर 22 कि लोकतंत्र का अंत होता है, मैंने सॉरी, एक दलीय पद्धति के दोष में कौन सही है? एक दलीय पद्धति देखना है। यहाँ लोकतंत्र का अंत होता है और तानाशाही का उदय, एकदम सही है, एक दलीय में यही है। दूसरा विभिन्न हितों और कार्यों की सुनवाई नहीं होती, ये भी सही है। इस पद्धति में सरकार मनमानी करती है, ये भी सही है। तो इसका भी सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 22 का भी ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, कहता निम्नलिखित विद्वानों में से किसने यह विचार व्यक्त किया कि जनमत के निर्माण में सर्वप्रमुख भूमिका पर्यावरण की होती है? तो वाटर लैपमैन का है, लॉर्ड ब्राइस का है, लोवेल का है या डेविड स्टोन का है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाटर लिपमैन का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, कहता कि जनमत किस विषय पर लोगों के विचार को इंगित करता है, चाहे वह एक ही सामाजिक समूह के हो? यह कथन किसका है? मतलब ये जो है ये विचार किसका है? मॉरिस जोन्स का है, किम्बन यंग का है, हरमन फाइनर का है या लियोनार्ड डब्ल्यू डॉफ का है? तो ये कथन जो आप देख पा रहे होंगे, ये कथन किसका है? ये कथन है लियोनार्ड डब्ल्यू डॉफ का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? भारत में जो नागरिकता की विशेषता दिया है इसमें कौन सी सही है? नंबर ए, राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता है, ये गलत है आपका। क्या है? ये गलत है, एक हरी नागरिकता है, दोहरी तो नहीं है। राज्य की एकल नागरिकता है, राज्य की जो है राज्य नहीं, राष्ट्र पूरा। यहाँ देखिए संपूर्ण राज्य की एकल नागरिकता, ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर
संपूर्ण भारत की एक नागरिकता है। यहाँ संपूर्ण भारत में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। ये रहा, कहता कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। जन्म से तो प्राप्त कर सकते हैं, देशीकरण के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी भूभाग में सम्मिलित होकर कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं बैंक में पूरा पैसा जमा कर दूं तो क्या हमको मिल जाएगा नागरिकता? नहीं मिलेगा, इसलिए डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लोक कल्याणकारी राज्य की क्या समस्या है? लोक कल्याणकारी राज्य जो है उसकी समस्या क्या होना चाहिए? कहता है कि उत्पादन की निर्माण, है ना, ये समस्या है। काम के प्रति उत्साह की कमी, ये भी है। आपका व्यक्तिगत सत्यनिष्ठता, ये भी है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 28। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह बनने के लिए क्या आवश्यक है? वह पूर्णतः ईमानदार एवं निष्ठावान हो, वे खुले मन का हो, वह संपूर्ण अनुशासन का सैनिक हो। तो इसमें से आप डी जो ऑप्शन देख पा रहे हैं ये सही हो जाएगा। ये ऊपर में तीनों का तीनों सही है और इसके साथ में सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्याग्रह का निम्नलिखित में से क्या तरीका है? आंदोलन में प्रदर्शन, आर्थिक बहिष्कार, असहयोग, ये भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी का सभी तरीका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 ले चलते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 30। कहता है कि गांधी जी के अनुसार साध्य, साधन, दर्शन, विचार का प्रभाव किस पर पड़ता है? आचरण में, व्यवहार के निर्धारण पर या मूल्यांकन पर, उपरोक्त दोनों। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये 30 का नंबर सी हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा आपका दोनों, मतलब आचरण, व्यवहार पर और मूल्यांकन पर भी। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गांधी जी के अनुसार साध्य से लक्ष्य का बोध होता है, जबकि साधन से क्या होगा? साधन से होगा उस लक्ष्य की प्राप्ति होती है या उस लक्ष्य को नहीं पाने में है, उस लक्ष्य को छोड़ देना है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। साध्य से क्या होती है? उस लक्ष्य की प्राप्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 में है कि गांधी जी के अनुसार धर्म क्या है? धर्म क्या है? तो नंबर ए में प्राथमिकताओं का बोध, सत्य का निष्ठापूर्ण अनुशीलन, आत्मशुद्धि का साधन, इनमें से कुछ नहीं। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी जब देख रहे हैं ये सही है, सत्य का निष्ठापूर्ण अनुशीलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी के अनुसार वास्तविक धर्म का होना चाहिए, क्या होना चाहिए? साधारण होना चाहिए, अनुवार्यता व्यवहार होना चाहिए, पोषित होना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुवार्यता व्यवहारिक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 34 में गांधी जी के अनुसार धर्म के अंतर्गत कौन कौन सी धार्मिक आवृत्तियां अनुशासित है? यहाँ देखेंगे प्रार्थना, ईश्वर के प्रति भक्ति या संप्रण। बी में है आत्म बलिदान और सहजता और प्रेम, ये भी है। सहानुभूति, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में सभी क्या हो जाएगा? उपरोक्त में सभी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने किस धर्म ग्रंथ को विशेष अध्ययन किया था? तो यहाँ देखिए ये कुरान शरीफ को और बाइबल दोनों ही अध्ययन की थी। कुरान शरीफ और बाइबल दोनों का अध्ययन किया था, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 36 में है गांधी जी के अनुसार नैतिक क्रिया क्या है? गांधी जी ने नैतिक क्रिया के बारे में क्या बताया है? उन्होंने नैतिक क्रिया क्या होना चाहिए? सबके लिए कार्य करना, स्वयं के लिए कार्य करना, स्वेच्छा से किया गया कार्य। मतलब यहाँ नैतिक क्रिया में क्या आएगा? स्वेच्छा से, किसी का कोई दबाव नहीं होना चाहिए, अपने इच्छा के अनुसार से अगर कार्य करते हैं तो वही होता है नैतिक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 कि
मार्क्स के राजनीतिक कथन में विचारधारा अभिव्यंजक है। यह क्या है कि समय, नंबर ए में समय के सार्वभौमिक सिद्धांत, बी में विचारों, विश्वासों, मूल्य और आकांक्षाओं की किसी व्यवस्थाओं को जो एक सामाजिक व्यवस्थाओं की सूची देते हैं, सी में है सर्वहारा वर्ग की राजनीतिक व्यवस्थाओं का, और डी में है चिंता करो। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 38। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 38। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कहता कि निम्नलिखित में से किस विद्वानों ने समाजवाद शब्द का प्रयोग किया है? तो समाजवाद का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रॉबर्ट ओवेन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। वो किसने किया था? रॉबर्ट ओवेन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 कि भारतीय संविधान में संशोधन की कितने प्रक्रिया हैं? तो यहाँ 1, 2 दिया, 5 दिया, 4 दिया, 3 दिया। तो इसका भारतीय संविधान में संशोधन की 3 प्रक्रियाएं हैं। कितने प्रक्रियाएं हैं? 3 प्रक्रियाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस प्रावधान को सामान्यतः बहुमत के द्वारा केंद्रीय संसद में संशोधन किया जा सकता है? तो यहाँ हो जाएगा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। कहता है भारतीय नागरिकों के लिए योग्यताएं, नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। कहता है कि प्रस्तावना का विचार निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जो प्रस्तावना है इसके विचार कहाँ से लिए गए? ब्रिटेन से है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, फ्रांस से, कनाडा है। तो ये प्रस्तावना का विचार जो है ये लिया गया कहाँ से? लिया गया है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है प्रस्तावना से क्या लाभ है? प्रस्तावना से इससे पता चलता है कि संविधान का उद्देश्य क्या है, इससे पता चलता है कि संविधान का स्रोत क्या है, इससे संविधान की प्रवर्तन की तिथि का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। उपरोक्त में सभी ठीक ठाक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। कहता कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया था? है ना? तो ये जो ग्रहण किया गया था ये किया गया था आपका ऑप्शन नंबर डी कि जब संविधान के पूर्ण मसविदों को जो मंजूरी मिल गया था ना, उस समय ये प्रस्तावना को ग्रहण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि संविधान की प्रस्तावना में अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया है? अखंडता। तो ये जो अखंडता शब्द है ये आपका नंबर ये 42वां संविधान संशोधन में किया गया है, बी में 46वां संविधान संशोधन में किया है, सी में 40वां और डी में है 44वां। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है ये सही हो जाएगा। कहता है कि ये 42वां संविधान संशोधन में किया गया है। नेक्स्ट है कि मौलिक कर्तव्य जो है क्या है? मौलिक कर्तव्य विषयक प्रावधान भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से प्रभावित है। यह प्रावधान जो है किस समिति के सिफारिश पर संविधान में शामिल किया गया? तो इसमें सरदार स्वर्ण सिंह समिति नंबर 1 में है, शाह आयोग है, JS वर्मा आयोग है, VK लघल समिति के द्वारा। तो यहाँ 45 का किसके द्वारा यह है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। कहता है मौलिक कर्तव्य 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और प्रतिपालय के संरक्षक जैसे मामला हो उन्हें
शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ये अनुच्छेद 51 क से ट में किस संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया है? 51 क ये किस संविधान संशोधन द्वारा है? 84वां संविधान संशोधन 2000 है, 50वां संविधान संशोधन 2001 में है, 86वां 2002 और 87वां 2003 में है। तो ये प्रक्रिया जो जोड़ा गया है, ये जोड़ा गया है ऑप्शन नंबर सी, यानी 86वां संविधान संशोधन 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 47। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक का आरक्षित रख सकता है? तो ये विचार के लिए जो आरक्षित रखता है, ये आपका अनुच्छेद 69 में है, 169, अनुच्छेद 200 में, अनुच्छेद 201, 202। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, अनुच्छेद आपका 200 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 48। तो 48 में क्या कहता है कि संविधान भारतीय संसद के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा एक सही है? तो यहाँ सही कथन को डायरेक्ट ले चलते हैं और देखते हैं। यहाँ है ऑप्शन नंबर सी, आप जो देख रहे हैं ये सही है। मतलब क्या कहता है? ये कहता है कि नए कर प्रस्तावित करने के लिए वित्त विधेयक का होना आवश्यक है, जबकि चालू कर की दर में बदलाव करने के लिए किसी अन्य विधेयक या अधिनियम की आवश्यकता नहीं है। ये इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, आइए देखते हैं। ये रहा 49। क्वेश्चन नंबर क्या है? 49 है कि किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर सर्वाधिक दिनों तक आसीन रहने वाले व्यक्ति, मतलब सबसे ज़्यादा दिन तक रहे थे। तो यहाँ इसका जो क्वेश्चन नंबर आंसर जो है, कौन रहे थे? गोगांग अपांग, ज्योतिष बसु, बीजू पाटनायक, फारूक अब्दुल्ला। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिष बसु, जो बंगाल के मुख्यमंत्री थे। ये सबसे अधिक दिनों तक रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा कि संविधान सभा का सत्र वर्ष में कम से कम कितने बार आहूत किया जाना चाहिए? तो 1, 2, 3, 4। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 बार होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 51 है, कह रहा है, कहता कि संविधान सभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? संविधान सभा का जो अध्यक्ष होता है उसका, विधानसभा का अध्यक्ष जो होता है उसका चुनाव कौन करता है? विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव राज्यपाल करता है, मुख्यमंत्री करता है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करता है, या विधानसभा के सदस्य करता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है विधानसभा के सदस्य करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52 कि न्यायिक पुनरावलोकन का अभिप्राय क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन जो है उससे क्या अभिप्राय होता है? तो इससे अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय है कि विधायिका तथा कार्यपालिका के लिए कार्य की संवैधानिक वैधि के लिए न्यायपालिका द्वारा समीक्षा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। और इसके साथ ही चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, क्या है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कितने प्रकार के मामले आते हैं? प्रारंभिक है, सर्वोच्च न्यायालय क्या है? अपील, अपीली, परामर्श और उपरोक्त में सभी। तो यहाँ तो सभी प्रकार के मामला आ जाएगा, प्रारंभिक भी आएगा, अपील भी आएगा, परामर्शवादी भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसे प्राप्त है? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो है ये आपका उच्चतम एवं उच्च न्यायालय दोनों को प्राप्त है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय दोनों को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। ये रहा कि भारतीय संविधान के कौन से अनुसूची में अनुसूचित जनजाति
अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशंसा का प्रावधान है। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ देख पा रहे होंगे कि 5वीं से 6वीं है, 7वीं या 8वीं है, 9वीं 10वीं है, 12वीं और 13वीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 5वीं तथा 6वीं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम कब पारित हुआ? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम कब पारित हुआ था? 1978 में, 1993, 2006, 2008। तो यहाँ जो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1993 में पास हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 50 नंबर क्वेश्चन नंबर 57 में थोड़ा सा इसमें क्या कहता है? कहता है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो इसको हम डायरेक्ट बताते हैं। ये जो आप कथन देख पा रहे हैं, 2 मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को दिया जाता है। ये एक सही है। और दूसरा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीशों को हटाने के लिए तरीके व कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके और कारणों से उसकी पद से नहीं हटाया जा सकता है। तो यानी कि 2 और 3 सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 58। तो यहाँ पे आप आ गए हैं, देख पा रहे होंगे कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पदावधि क्या है? तो भारत की मुख्य निर्वाचन का जो पदावधि है वो 5 वर्ष के है, या राष्ट्रपति के प्रावधान है, या 6 वर्ष 65 वर्ष तक जो भी पहले हो, या 5 वर्ष और 65 वर्ष जो भी पहले हो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये 6 वर्ष का होता है और उससे पहले अगर 65 साल खुलता है तो भी हटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 क्वेश्चन नंबर 59। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कहता कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन गण का तो भाग है परंतु वह महाभियोग अभिकरण का भाग नहीं है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर इसका जो डी है वह सही है। राज्य की विधानसभाएं, राज्य की विधानसभाएं। नेक्स्ट है सिविल सेवा परीक्षा द्वारा भर्ती नहीं की जाती है। तो यहाँ सिविल सेवा परीक्षा द्वारा क्या भर्ती नहीं की जाती है? तो यहाँ आप जैसे देख पा रहे होंगे तो भर्ती की बात है, तो ये कि नहीं की जाती है। यहाँ भारतीय वन सेवा है, भारतीय पुलिस सेवा है, भारतीय प्रशासनिक सेवा है और उपरोक्त में तीनों से है। इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय वन सेवा का जो है ये सिविल सेवा परीक्षा के द्वारा भर्ती नहीं की जाती है। तो आज का 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहा। इसके साथ आप आंसर सेट भी यहाँ आराम से देख सकते हैं, है ना, और मिला सकते हैं। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छा लगा, क्वेश्चन अच्छा है, लगता है कि ये मेरे काम के लायक है या प्रैक्टिस हो रहा है, तो एक बार वीडियो को लाइक, शेयर एवं कमेंट जरूर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।